हेलो फ्रेंड्स, इस जूरिस्प्रूडेंस की जो श्रृंखला चल रही है उसके अनुक्रम में आज मैं आपके साथ सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल की व्याख्या को लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल इसको फंक्शनल लॉ स्कूल के नाम से भी जानते हैं। फंक्शनल लॉ स्कूल के नाम से क्यों जानते हैं इसको मैं डिस्कस करूँगा। इस विचारधारा के जो दो प्रमुख विधिशास्त्री यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, दैट इज द कॉन्टे और जेहरिंग। दो लोगों की चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सबसे पहले चर्चा मैं करूंगा कि फंक्शनल लॉ स्कूल के नाम से क्यों जानते हैं। इसे क्रियाशील विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लॉ इन एक्शन की चर्चा करता है। जो विधि एक्शन में है उसकी चर्चा करता है और जो एक्शन में नहीं है उसकी चर्चा नहीं करता। इसलिए इसे फंक्शनल लॉ स्कूल के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर कॉन्टे और जेहरिंग की बात करेंगे। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि कौन सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का जन्मदाता है। कई बार कॉन्टे सही आंसर होता है, कई बार जेहरिंग सही आंसर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा विचार हम लोग कर लें। कॉन्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। कॉन्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया है, तो कॉन्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, समाजशास्त्री विधिशास्त्र का पिता नहीं कहा जाता। सामाजिक या समाजशास्त्री विधिशास्त्र का पिता यहां पर जेहरिंग को कहा जाता है। जेहरिंग ने सामाजिक गति के तुला यंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया? सामाजिक गति के तुला यंत्र का सिद्धांत, लॉ ऑफ मोशन इसको हम कह सकते हैं। तो तुला यंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार जो हित होते हैं, तुला यंत्र के सिद्धांत के अनुसार जेहरिंग की बात हम करेंगे तो सामाजिक गति के तुला यंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तुला यंत्र बना दीजिए। अब इनके अनुसार जो हित होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत हित, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट और राज्य हित। विधि का काम क्या है? विधि का काम इन हितों के बीच में व्यक्तिगत हित, लोकहित, राज्य हित, व्यक्तिगत हित, राज्य हित, इनके बीच में एक बैलेंस स्थापित करो, इक्विलिब्रियम स्थापित करो। विधि का काम इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित करना है। तो इन्होंने इस सिद्धांत को सामाजिक गति के तुला यंत्र के सिद्धांत के रूप में प्रोड्यूस कर दिया। इन्हें सामाजिक उपयोगितावादी भी कहा जाता है। किसको? जेहरिंग को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो विधि है वो समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए, इसलिए सामाजिक उपयोगितावादी सिद्धांत भी इन्होंने दिया, या सामाजिक उपयोगितावादी विधिशास्त्री भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आपने एनालिटिकल लॉ स्कूल में बेंथम के बारे में पढ़ा था, व्यक्तिवादी उपयोगितावाद। व्यक्तिवादी उपयोगितावाद के प्रणेता बेंथम थे, जबकि सामाजिक उपयोगितावाद के प्रणेता जेहरिंग। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो इन दोनों ही बातों को एक साथ आप कोड करेंगे, एक साथ लिखेंगे। नाउ इसके पश्चात इस विधि विचारधारा के जो विधिशास्त्री हैं, जो दूसरे विधिशास्त्री अन्य और हैं, वो हैं इहर्लिच। इहर्लिच की चर्चा करेंगे हम लोग। इहर्लिच ने लिविंग लॉ प्रोड्यूस किया। इहर्लिच ने लिविंग लॉ की व्याख्या की, यानी कि
जीती जागती विधि की चर्चा की। प्रश्न पूछा जाता है लिविंग लॉ की व्याख्या कौन करता है? दैट इज इहरलिच। ये संहिताकृत विधि का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि जो संहिताबद्ध विधि है वो एक तालाब में भरा हुआ पानी है। संहिताबद्ध विधि क्या है? एक तालाब में भरा हुआ पानी जो जिसमें गति नहीं होती, इसलिए उसमें बदबू आने लगती है, वो सड़ जाता है, वो मृतप्राय हो जाता है। इनके अनुसार विधि ऐसे सिद्धांतों का संकलन नहीं है जो मृतप्राय हो जाए, बल्कि ऐसे सिद्धांतों का संकलन है जो जीवन है। अर्थात ये कहते हैं कि विधि तो नदी का बहता पानी है, फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर। पूछा जाएगा कौन विधि को फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर कहता है? कौन विधि को जीती जागती विधि की चर्चा करता है? लिविंग लॉ की चर्चा कौन करता है? कौन संहिताकृत विधि को पोखरे के जल के रूप में प्रोड्यूस करता है? दैट इज द इहरलिच। ध्यान रखेंगे यहां पर हमारा जो हम ऑप्शन करेंगे वो इहरलिच को करेंगे। इसके बाद इहरलिच के बाद इस विधि सिद्धांत के प्रमुख विधि शास्त्री दूसरे आएंगे, उनको हम आपके सामने प्रोड्यूस करेंगे ड्यूविट के रूप। दैट इज द ड्यूविट। ड्यूविट का जो सिद्धांत है सोशल सॉलिडेरिटी का सिद्धांत है। इन्होंने सामाजिक समेकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा? सोशल सॉलिडेरिटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनका यह कहना है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक समेकता को समझेंगे। मानव, संक्षेप में, मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्यों सामाजिक प्राणी है? क्योंकि वो समाज में रहता है। क्यों समाज में रहता है? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं होती हैं। मानव की विविध आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसे समाज में रहना पड़ता है। और जब वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज पर निर्भर है, तो समाज में रहता है, तो समाज के नियमों का पालन करना उसकी बाध्यता है। और अगर आप नहीं समाज के नियम पालन करना चाहते तो समाज छोड़कर चले जाइए। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो समाज पर आश्रित है। विधि इसी व्यवस्था के कारण को धारण करता है। तो इस तरीके से ये कहते हैं विधि तथ्यों की व्यवस्था है। पूछा जाएगा कौन कहता है विधि तथ्यों की व्यवस्था है? ड्यूविट। विधि तथ्यों की व्यवस्था है। ड्यूविट के बारे में कहा जाता है कि ड्यूविट ने प्राकृतिक विधि को दरवाजे से बाहर करके खिड़की से अंदर कर लिया। ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, क्योंकि कैल्सन के बारे में भी ऐसा ही सेंटेंस आया था। फर्क कितना है? कैल्सन ने मेन गेट से बाहर किया था और बैकडोर से अंदर किया था प्राकृतिक विधि को। और सामाजिक समेकता का सिद्धांत देकर ड्यूविट ने क्या किया? मेन गेट से बाहर किया और खिड़की के झरोखे से अंदर आ जाने दिए। आ जाओ। तो प्राकृतिक विधि सिद्धांत के विरोध पर ये लोग जंग जरूर लेते हैं, लेकिन उससे बच नहीं पाते। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सामाजिक समेकता, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति, मानव की विविध आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की अकेले वो पूर्ति नहीं कर सकता। आप अकेले क्या क्या कर सकते हैं? आपको पढ़ने के लिए कॉलेजेस चाहिए, पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए। आप टीचर्स पर निर्भर हैं, और जब टीचर्स पर निर्भर होंगे तो फिर जो स्कूल होगी, जो संस्था होगी, उसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और नहीं फॉलो करना चाहते हो तो जंगल में चले जाइए, तो आप शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आपको कपड़े पहनना है, लेकिन कपड़े आपको सिलना नहीं आता है। आपको कपड़े पहनना है, लेकिन कपड़े आपको बनाना नहीं आता है।
कपड़े आपकी आवश्यकता है, आपको एसी में रहना है लेकिन एसी बनाना नहीं आता। जो व्यक्ति एसी बना लेता है लेकिन वो अनाज नहीं पैदा कर पाता, वो किसान पर निर्भर है। किसान जो मशीन बनाता है उस पर निर्भर है, किसान कपड़ा उद्योग पर निर्भर है, तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए वो समाज में रहता है और इसलिए वो सामाजिक नियमों को फॉलो करता है। दैट इज द ड्यूटी। इसके बाद बहुत बड़ा नाम इस फील्ड में है नया, दैट इज द पाउंड। अब हम पाउंड की चर्चा करेंगे। पाउंड की चर्चा, इसको हम पूरा नाम बोलेंगे रोस्को पाउंड। ये अमेरिकन विधि शास्त्री हैं। इन्होंने अमेरिका की पृष्ठभूमि में बैठकर सामाजिक विधि सिद्धांत की चर्चा की। अब अमेरिका की पृष्ठभूमि में अगर बैठेंगे तो अमेरिका में जिस समय ये 19वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी, लास्ट 19वीं का अंत 20वीं का प्रारंभ, उस समय जब ये विधि के विकास को डेवलप कर रहे थे, विधि का सिद्धांत डेवलप कर रहे थे, तो उस समय क्या था कि अमेरिका में तीव्र गति से औद्योगिकीकरण हो रहा था। तो एक शब्द आता है इंजीनियर। इंजीनियर्स बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे, हर घर में एक इंजीनियर पैदा होता था। लोग इंजीनियर बनाना अपने बेटे को उनका ख्वाब हुआ करता था, क्योंकि सबसे अच्छा जॉब वही माना जाता था। तो अपने सिद्धांत को समझाने के लिए लोगों को, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग किया। अगर आज की दुनिया में ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे होते तो हो सकता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोई नाम प्रस्तुत करते, लेकिन उस समय इन्होंने दिया इसलिए इंजीनियरिंग नाम दिया। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में विधि को सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम आपसे भूल जाएंगे। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का, वास्तव में इनका जो सिद्धांत है वो ज़ेहरिंग के ही सिद्धांत का विकसित होता है। ज़ेहरिंग ने जिस तरीके से कहा कि समाज में परस्पर विरोधी इंटरेस्ट होते हैं, वैसे इन्होंने कहा कि समाज में भी परस्पर विरोधी इंटरेस्ट होते हैं, और विधि का काम ज़ेहरिंग कहते हैं कि तुला यंत्र की तरह होता है, और ये कहते हैं कि विधि का काम इन्हीं जो परस्पर विरोधी जो इंटरेस्ट हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का होता है। अब सामंजस्य कैसे स्थापित होता है, ये अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कहते हैं कि जिस तरीके से एक इंजीनियर नदी के दो किनारों को एक पुल के माध्यम से जोड़ देता है, नदी के दो किनारों को एक पुल के माध्यम से जिस तरीके से एक इंजीनियर जोड़ देता है, ठीक इसी तरीके से जो दोनों किनारे कैसे हैं, परस्पर विरोधी, जो आपस में मिल नहीं सकते, तो ठीक उसी प्रकार से एक विधि शास्त्री सोशल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट के बीच में एक पुल का निर्माण कर देता है, और यही पुल विधि है। विधि क्या है? इट इज द लॉ। ये पुल विधि। इस तरीके से इन्होंने अपना सिद्धांत सोशल इंजीनियरिंग के रूप में प्रस्तुत किया, और इनका सिद्धांत सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इनके सिद्धांत के माध्यम से उसी समय अमेरिका में एक यथार्थवादी विचारधारा जन्म ले रही थी। यथार्थवादी विचारधारा वास्तव में कोई नई विचारधारा नहीं, बल्कि एनालिटिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल का मिश्रण है, मिक्सचर है। एनालिटिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल का मिश्रण है, दैट इज द रियलिस्ट स्कूल। इसको हम कहेंगे यथार्थवादी विचारधारा। क्या है ये? एनालिटिकल और सोशियोलॉजिकल स्कूल का मिक्सचर है। ये विचारधारा दो पार्ट में, दो अलग अलग जगह डेवलप हुई, इसलिए अमेरिकन विचारधारा और स्कैंडिनेवियन
विचारधारा के नाम से जानी जाती है। अमेरिकन विचारधारा और स्कैंडिनेवियन विचारधारा के नाम से जानी जाती है। वास्तव में ये सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का वाम पक्ष भी बोला जाता है। सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का वाम पक्ष, यथार्थवादी विचारधारा। इस विचारधारा के जो प्रमुख विधिशास्त्री होम्स, ग्रे, कार्डोजो हैं, ये विचारधारा लॉ एज इट इज की चर्चा करती है। लॉ एज इट इज की चर्चा करती है, इसीलिए मैंने कहा कि एनालिटिकल लॉ स्कूल की मिली हुई बात है। विद्यार्थी विचारधारा लॉ एज इट इज की चर्चा करती है, वास्तव में विधि क्या है उसकी चर्चा करती है, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, तो सब पर नहीं। इसलिए ये विचारधारा लॉ एज इट इज कैसे पता चलेगी, तो ये तो न्यायाधीश के इंटरप्रिटेशन से पता चलेगी। तो इसलिए इस विचारधारा के जो विधिशास्त्री होंगे वो न्यायाधीशों के महत्व को स्वीकार करेंगे। इस विचारधारा में जो आपके लिए महत्वपूर्ण विषय हैं वो ये हैं कि होम्स को स्पिरिचुअल टीचर कहा जाता है अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल का। होम्स नॉन एज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल, जबकि पाउंड को अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल का मानसिक पिता, पिता नहीं मानसिक पिता, यानी कि अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल का विचार देने वाले व्यक्ति अगर कोई है तो दैट इज द पाउंड, जो कि सोशल लॉ स्कूल के विधिशास्त्री हैं। होम्स इसका टीचर है, होम्स ने इसको आगे बढ़ाया। इसी तरीके से ग्रे की बात करें, ग्रे न्यायाधीशों के महत्व को स्वीकार करता है और ग्रे बताता है कि वह विधि वह होती है जो न्यायाधीश निर्मित करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है किसके अनुसार, विधि न्यायाधीश के द्वारा निर्मित होती है। दैट इज द ग्रे। हैगलस्ट्रॉम इनको स्कैंडिनेवियन लॉ स्कूल का स्पिरिचुअल टीचर माना जाता है, हैगलस्ट्रॉम। तो यथार्थवादी स्कूल में संक्षेप में हमने आपके साथ कुछ तथ्य दिए, जैसे कि एनालिटिकल और सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का मिश्रण है, दो पार्ट है, अमेरिकन और स्कैंडिनेवियन। होम्स, ग्रे, कार्डोजो। होम्स जो हैं वो स्पिरिचुअल टीचर है अमेरिकन लॉ स्कूल के, अमेरिकन यथार्थवादी लॉ स्कूल के, और पाउंड मानसिक पिता। ग्रे विधि वह है जो न्यायाधीश निर्मित करते हैं। हैगलस्ट्रॉम अमेरिकन यथार्थवादी स्कूल का स्कैंडिनेवियन यथार्थवादी स्कूल का स्पिरिचुअल टीचर। इस तरीके से हमने अपनी जो लेक्चर्स की श्रृंखला है उस श्रृंखला में ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो विचारधारा है वो आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत की और कोशिश की है कि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके पास तक पहुंचे और आप उनको रटे नहीं बल्कि आपको वो समझ में भी आए। एक संक्षिप्त व्याख्यान में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था या किया जा सकता था। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस व्याख्यान को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होंगे, लगभग 80%। मैं अपना नेक्स्ट व्याख्यान सोर्स ऑफ लॉ पर डिस्कस करूंगा, जिसमें कस्टम, लेजिस्लेशन और इंटरप्रिटेशन इत्यादि जैसे शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा। और उसके पश्चात हमारा जो व्याख्यान होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पर
नेक्स्ट व्याख्यान के लिए आप सभी लोग वेट करें, बहुत ही जल्दी आपके सामने ये व्याख्यान आएगा, समय से पहले आएगा, आपकी जरूरत से पहले आएगा, इस बात का विश्वास रखें। और अगर आपको ये व्याख्यान अच्छे लग रहे हैं तो अपने पास तक न रखें, इन्हें अपने और भी मित्रों के पास सर्कुलेट करें, ताकि जो भी लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके, उनके पास सर्कुलेट जरूर करें। और शिक्षा में अगर आप किसी से प्राप्त करते हैं तो अगर आप उसे कुछ नहीं देते तो एटलीस्ट आप उसकी बात, जो भी वो कह रहा है, जो आपसे कह रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको आप जरूर फॉलो करें। शिक्षा प्रसार का विषय है, इसको अपने पास रोकने का विषय नहीं है, इसलिए इसको प्रसार करें, इसको अपने और मित्रों को दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और यही नहीं, आप सभी लोग कोशिश करें कि अगर आप इसके साथ साथ में पीजीए ऐप पर जो क्वेश्चन सीरीज भी पड़ी हुई है जूरिस्प्रूडेंस की, वो भी सॉल्व करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो अपने फ्रेंड से आप खुद भी पीजीए ऐप पर जाइए और प्ले स्टोर से पीजीए ऐप उसमें आप लोड करिए, उसमें टाइप करिए, आपको पीजीए का ऐप मिलेगा और उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। अंदर आप जाएंगे, अंदर जाने पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उन क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉल्व करिए। बहुत ही माइन्यूटली वहां पर आपसे शुल्क लिया जा रहा है, उस शुल्क के साथ आप उसे परचेज करेंगे और परचेज करके उसको सॉल्व करेंगे। और साथ में ये लेक्चर्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इन लेक्चर्स को आप लीजिए। और इसके बाद आपको जूरिस्प्रूडेंस में कोई विशेष समस्या, आप एग्जाम में आराम से हंसते खेलते चले जाइए, मुस्कुराते हुए चले जाइए, आपको कोई विशेष समस्या जूरिस्प्रूडेंस से नहीं आने वाली है, इस बात का विश्वास रखिए। और ये विश्वास वाली आपकी तब होगी जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे, निश्चित रूप से आप लेक्चर को याद करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे।